आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, मिस्टर इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन की जब बात आती है तो इमेजिनेशन यानी कि ऐसी कल्पना जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो एंड। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, यू आर फ्री टू इमेजिन एनीथिंग। लेकिन इमेजिनेशन की जब बात आती है तो हमारे जो लेखक हैं, लेखक बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी रहते हैं, यानी कि इमेजिनेशन में इनका कोई सानी नहीं है, यानी कि इनको कोई पहुंच नहीं सकता है। तो ऐसे ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जो लोगों को ले जाते थे राइटर, जिनका नाम है जूल्स वर्न, उनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जूल्स वर्न एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने वो चीज़ें डिस्कवर होने से पहले, जब वो चीज़ें बनी नहीं थी, वो डिस्कवर नहीं हुई थी, उससे पहले उन चीज़ों को अपनी इमेजिनेशन के द्वारा अपनी किताबों के पन्नों पे समेट दिया था। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है, बहुत सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं जो कि इमेजिनेशन से जुड़ी हुई, जैसे कि पहली किताब का नाम हम देखते हैं 20,000 लीग्स अंडर द सी, फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो ऐसी ऐसी किताबें वो लिख चुके थे जो कि टोटली बेस्ड थी इमेजिनेशन पे। लेकिन इमेजिनेशन करना यानी कि इमेजिन करना एक अलग बात है, लेकिन अपनी इमेजिनेशन में लोगों को, रीडर्स को शामिल करना, उनको उससे बांध कर रखना, ये भी बहुत ही बड़ी कला होती है। और इस कला में जूल्स वर्न जो थे वो माहिर थे। अब आगे चैप्टर शुरू करते हैं हम। ऐसी दुनिया में कहा जाता है कि बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पर जूल्स वर्न नहीं गए, यानी कि कहा गया है कि लगभग सारी ही जगह दुनिया में वो देख चुके हैं। इवन वो दुनिया के चारों तरफ, यानी कि दुनिया के चक्कर कितनी बार लगा चुके हैं वो, मोर देन 100 टाइम्स, यानी कि 100 बार से भी ज़्यादा वो दुनिया के चक्कर लगा चुके हैं। और एक बार तो वो 80 दिन में ये काम कर चुके हैं, यानी कि जो दुनिया का चक्कर लगा चुके हैं सिर्फ 80 दिन के अंदर। अब ये उस समय की बात है जब ज़्यादातर लोगों ने दुनिया के बारे में सुना भी नहीं था। आपको पता है, जब अंग्रेज़ भारत में जब व्यापार करने आए थे तो उन्होंने जो रास्ता भारत के लिए ढूंढा था, सी रूट डिस्कवर किया था, वो भी लगभग 1600 में किया गया था, 1600 के अंदर। और उस समय लोगों को लगभग ज़्यादातर जगहों के बारे में पता ही नहीं था। धीरे धीरे जगहें डिस्कवर होने लगी, तब ये पूरी दुनिया के चक्कर लगा चुके थे। तो इट्स टोटली इमेजिनेबल। आगे बताया गया है कि वो लगभग समंदर के अंदर 60,000 माइल्स गए थे। अंदर मतलब नीचे उसकी गहराई में 60,000 माइल्स। अब ये तब की बातें हैं जब समंदर के अंदर जाने के लिए ज़्यादा हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। जैसे गहराई में जाते हैं तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इनकी इमेजिनरी वर्ल्ड में ये लगभग 60,000 माइल्स अंदर जा चुके थे। इसके अलावा बताया गया है कि इवन ही विज्ड अराउंड द मून, यानी कि मून के चारों तरफ भी बड़ी तेज़ी से घूम के आ चुके हैं। आगे वो सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर को भी एक्सप्लोर कर चुके थे। इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों से भी बातें कराए थे भाई, यानी कि ये उस समय की बातें की जा रही है जब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी इमेजिनेशन में ये सब काम कर दिए थे। जूल्स वर्न जो थे उनको घर पे रहना ज़्यादा पसंद था, लेकिन ये भी लिखा गया है कि वो लिखते लिखते ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे देन ट्रैवलिंग, यानी कि ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता था उनको, लेकिन लिखते लिखते उनके हाथ दुखने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो जाते थे, इतना लिखते थे वो। ही डिड मेक अ फ्यू विजिट्स टू यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड ही मेड 1 6 week टूर ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट। वो लगभग यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के बहुत ही थोड़े से विजिट्स, यानी कि कुछ गिनी चुनी बारी वो नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप गए हैं। और लगभग एक 6 वीक का एक टूर उन्होंने किया था, 6 वीक का एक टूर, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट में वो गए थे जब। यानी कि उनकी जो ट्रैवलिंग थी वो इतनी ही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी किताबों के अंदर सैकड़ों बार वर्ल्ड के चक्कर लगाने की बात कही है। बट दैट वॉज ऑल। ही स्पेंड लेस देन वन ऑफ हिज 77 years रियली ट्रेवलिंग, येट ही वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूरिस्ट। अब वो 77 साल की उम्र में से उन्होंने बहुत ही कम ऐसा समय होगा जब वो ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूरिस्ट बताया गया उनको, क्योंकि वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर, इमेजिनेशन में तो वो हमेशा ट्रैवल ही करते रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने 1 साल से भी कम समय जो था वो ट्रैवलिंग में बिताया होगा, यानी कि 77 ईयर में से उन्होंने सिर्फ 1 साल के करीब ट्रैवलिंग में बिताया होगा। बाकी सब समय वो अपने घर पर ही रहे और उन्होंने लेखन कार्य को करना जारी रखा, लेकिन अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर वो सदा ही ट्रैवल करते रहे। आगे बताया गया है कि जो जूल्स थे
अपनी किताबों के अंदर वो कई बार हंटिंग करने गए हैं और कई बार वो फ़िशिंग एक्सपीडिशंस पे भी गए हैं, यानी कि बहुत बार वो फ़िशिंग करने भी गए हैं और हंटिंग करने भी गए हैं। लेकिन एक्चुअल में वो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार हंटिंग करने गए हैं और उन्होंने अपनी गन से जो गेम वार्डन था उसकी हेड को भी शूट किया है। और अगर उनकी बात की जाए फ़िशिंग की, तो उन्होंने कभी भी कोई फ़िश नहीं पकड़ी है, यानी कि फ़िशिंग भी उनको नहीं आती थी। उन्होंने आज तक कभी फ़िश नहीं पकड़ी है। सिर्फ जो फ़िश उन्होंने पकड़ी है अपनी प्लेट के अंदर अपने फ़ॉर्क से, यानी कि जो फ़िश बनाई जाती है, पकाई जाती है, उसी फ़िश को अपने फ़ॉर्क से पकड़ के उन्होंने खाया ज़रूर है। इसके अलावा उन्होंने कभी भी कोई फ़िश पानी में से नहीं पकड़ी है। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आगे लिखा गया है कि उन्होंने अपने हाथ में कभी टेस्ट ट्यूब पकड़कर नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो एक इंस्पिरेशनल साइंटिस्ट के तौर पर अपनी किताबों में दर्शाए गए हैं लेबोरेटरी के अंदर। जब रेडियो की भी इन्वेंशन नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने अपनी किताबों के अंदर टीवी काम करता हुआ दिखा दिया था। उन्होंने टीवी को जो नाम दिया था वो था फोनो टेलीफोटो। तो यानी कि इनकी इमेजिनेशन की देखिए अब सीमाएं कितनी असीमित सीमाएं थी इनकी इमेजिनेशन की, कि जब टीवी बना नहीं था, जब उसकी इन्वेंशन तक नहीं हुई थी, जब रेडियो भी हार्डली इन्वेंट हुआ था, तब इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर टेलीविज़न के बारे में लिख दिया था। इसके अलावा वो हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए, हेलीकॉप्टर्स भी उनकी जो किताबों के अंदर वो तब आ गया था जब इवन राइट ब्रदर्स ने उसको पहली बार उसका टेस्टिंग भी नहीं किया था। आप जानते हैं ना राइट ब्रदर्स, जिनको हम मानते हैं आज भी कि फ़्लाइंग के लिए जो एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं उनके लिए उनको ज़िम्मेदार माना जाता था कि उन्होंने ही इसको बनाया है, राइट ब्रदर्स। लेकिन जब ये राइट ब्रदर्स ने बनाया था उससे कई साल 50 साल पहले लगभग जूल्स वर्न ने अपनी किताबों के अंदर हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दिखा दिया है। In fact, there were very few wonders of the 20th century that this man of the 19th century did not foresee. अब ऐसी बहुत ही कम चीज़ें हैं जो इनकी किताबों में हमें नहीं दिखी। लगभग ज़्यादातर चीज़ें, जो भी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी देखी है, इनकी दूरदर्शिता, इनकी जो इमेजिनेशन थी वो कैसी थी कि ये सब चीज़ें जो आने वाले समय में इन्वेंट हुई, लेकिन इन्होंने उसको पहले ही देख लिया था। लेकिन ऐसी बहुत गिनी चुनी चीज़ें थी जो इन्होंने अपनी किताबों में मेंशन नहीं की थी, जो इन्होंने आने वाले समय में होने वाली हैं, लेकिन इनको नहीं देखा था इन्होंने। In his stories, you can read about neon lights, moving sidewalks, air conditioning, skyscrapers, guided missiles, टैंक्स, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सबमरीन्स एंड एयरप्लेन्स। तो इनकी जो किताबें हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे, जबकि ये सब चीज़ें उस समय इन्वेंट भी नहीं हुई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी, स्काई स्क्रैपर्स होंगे, एयर कंडीशंस की बात की जाएगी, एरोप्लेन्स की बात की जाएगी। लेकिन इनकी किताबों के अंदर ये हमें बहुत पहले सब देखने को मिल गया, सब पढ़ने को मिल गया इनकी इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर। Many people took his ideas seriously. One reason was that he wrote about these marvels in such exact detail, learned men would argue with him. Experts in mathematics would spend weeks checking his figures. When his book about going to the moon was published, 500 persons volunteered for the next expedition. इनका जो आइडियाज़ जो थे इनके, वो बहुत ही सीरियसली लोगों ने लिए, यानी कि उसके ऊपर रियली उन्होंने काम करना शुरू किया। ये एक रीज़न था कि वो जो भी चीज़ लिखते थे वो बहुत ही मार्वलस तरीके से लिखते थे, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते थे। तो ऐसा लिखा जाता था कि वो सच में प्रतीत होता था कि वो एकदम रियलिटी है। इस कारण से इनके ज़्यादातर आइडियाज़ जो थे उनको लोग बड़े सीरियसली लेते थे, और बहुत सारे जो विद्वान पढ़े लिखे लोग होते थे वो इवन उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी करते थे। इवन मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स थे वो लोग, जब इन्होंने फिगर्स बताए मून पे जाने के लिए, जब इन्होंने पब्लिश किया था अपनी बुक के अंदर मून, तो जो भी ये फिगर्स बताते थे तो एक्सपर्ट्स जो थे उन फिगर्स के ऊपर उनको चेक करने में हफ्तों गुजार देते थे कि ये कैसे फिगर्स को इनको निकाला गया, यानी कि उनकी कैलकुलेशंस भी ऐसी होती थी। इवन जब इन्होंने मून पर जाने की बात कही तो उसके बाद लगभग 500 पर्सनस वॉलंटियर, लगभग 500 लोग जो थे उन्होंने मून एक्सपीडिशन को ज्वाइन करने की इच्छा जताई। यानी कि इनकी बुक के अंदर जैसे कि हमने देखा है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है, देन अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, और मून के बारे में भी इन्होंने जो किताब में अपने बताया था उस समय इमेजिनेशन के द्वारा, क्योंकि मून पर जाना तो पॉसिबल नहीं था उस समय। तो उनकी बुक को पढ़ने के बाद, इनके द्वारा बताए जाने के बाद, लगभग 500 लोग जो थे वो मून के ऊपर जाने की जो नेक्स्ट एक्सपीडिशन थी उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। बताया गया है यहाँ पर कि ही इंस्पायर्ड मैनी फेमस पीपल, बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उनको जूल्स वर्न ने इंस्पायर किया है, इनकी किताबों ने उनको इंस्पायर किया है। जैसे कि एडमिरल
रिचर्ड ई बर्ड की बात की जाए, ये जो एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड जो हैं, जब ये अपनी फ़्लाइट से नॉर्थ पोल से वापस आ रहे थे, नॉर्थ पोल से जब ये वापस आ रहे थे, तो इन्होंने लिखा कि जूल्स वर्न हैड बीन हिज गाइड, कि जब ये वापस आ रहे थे तो इसके गाइड, इन्होंने लिखा है कि मेरे गाइड कौन थे, जूल्स वर्न। ऑल्दो वो रियल में नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन में, लेकिन उन्होंने जो इमेजिनेशन में अपनी किताबों में जो कुछ भी पेश किया था, उसके द्वारा लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि वो उनको अपना गाइड मानने लगे। दूसरा साइमन लेक, जिनको हम फादर ऑफ द मॉडर्न सबमरीन कहते हैं, आपको ये याद रखना है, साइमन लेक जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न सबमरीन्स, उन्होंने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, पहली जो सेंटेंस उन्होंने लिखी है वो ये है कि जूल्स वर्न वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ माई लाइफ। जूल्स वर्न जो थे वो मेरे जीवन के डायरेक्टर जनरल थे। इसके अलावा बहुत अन्य लोगों को भी इन्होंने सोचने पे मजबूर किया, अलग लोगों ने भी, दूसरे लोगों ने भी इनकी किताबों को पढ़कर, इमेजिनरी वर्ल्ड्स को, वह जो इमेजिनेशन था उनको पढ़कर बहुत सोचना शुरू किया। अमंग देम वो द इन्वेंटर ऑफ द हेलीकॉप्टर एंड द क्रिएटर ऑफ द टेलीग्राफ। अब जो लोग ऐसा करने वाले थे उनमें हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर जो थे वो भी थे, और इवन द क्रिएटर ऑफ द टेलीग्राफ। तो ये लोग वो थे जो कि जूल्स वर्न की इमेजिनरी क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने आगे इन सब चीज़ों की खोज भी कर डाली। फर्स्ट बुक वॉज 5 वीक्स इन अ बलून, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इनकी पहली जो बुक थी वो थी 5 वीक्स इन अ बलून। 15 पब्लिशर्स लुक्ड एट इट एंड 15 सेंट इट बैक। 15 पब्लिशर्स ने इस किताब को देखा और उन्होंने सब ने इस किताब को छापने से मना कर दिया, वापस भेज दिया। इन अ रेज जूल्स फ्लंग इट इनटू द फायर। अब गुस्से में आकर इन्होंने इस किताब को कहाँ फेंक दिया, फायर में, आग में फेंक दिया। हिज वाइफ रेस्क्यूड इट एंड मेड हिम प्रॉमिस ही वुड ट्राई वंस मोर। इनकी वाइफ ने उस किताब को बड़ी मुश्किल से आग में से निकाला, बचाया, और उनसे प्रॉमिस लिया कि एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, एक और ट्रायल लीजिए, ये छप जाएगी। सो ही टक द स्लाइटली charred manuscripts under his arm. He went to show it to one last publisher, a man named Pierre Hetzel. Jules waited nervously while the man read the book through. Finally, Hetzel said he would publish it if Jules would rewrite it in the form of a novel. उन्होंने उस थोड़ी जली हुई किताब को अपने पास, अपने आर्म से, अपने हाथों में लिया, और वो लास्ट पब्लिशर जिससे वो मिलना चाहते थे उनके पास गए। वो थे पियरे हैज़ल। और जब उन्होंने उनको वो किताब दी, और बड़े नर्वसली वो बाहर वेट कर रहे थे जब वो किताब अंदर पढ़ी जा रही थी, और फाइनली हैज़ल बाहर आए और उन्होंने कहा कि मैं उसे पब्लिश करूँगा, लेकिन इसको तुम्हें दोबारा लिखना होगा एक नोवेल के रूप में। इन 2 weeks जूल्स हैड डन सो। 5 Weeks in a Balloon became a bestseller. It was translated into every great language. At the age of 34, Jules Verne was famous. अब इस किताब को जब दोबारा से लिखा गया, उन्होंने लगभग 2 हफ्ते लिए। 2 हफ्ते में इन्होंने इस किताब को नॉवल के रूप में लिखकर वापस वहाँ दिया पब्लिश करने के लिए। और पब्लिश जब इसको किया गया, बुक का नाम था 5 Weeks in a Balloon, इसको जब पब्लिश किया गया तो लगभग इतनी ज़्यादा ये फेमस हुई, इसको एक बेस्ट सेलर के तौर पे ये सामने आई। मैं बहुत ज़्यादा बुक बिकी ये किताब, और इसको लगभग दुनिया की हर एक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जा चुका है। और लगभग उस समय इनकी उम्र थी 34 साल, 34 ईयर्स, और उस समय ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे। इस किताब का एक जो पेज है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन फ्रॉम 5 Weeks in a Balloon। ये किताब में से आप एक सीन देख सकते हैं। Verne signed a contract with Hetzel. He promised to produce 2 novels a year. This he did. In his 40-year career, he was actually to write more than 100 books. अब वर्न जो थे उन्होंने हेज़ल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं हर साल 2 नोवेल लिखूंगा। कितनी नोवेल लिखूंगा? हर साल 2 नोवेल्स लिखूंगा, और लगभग ऐसा वो करते भी रहे। उनका एक उद्देश्य था, एक उनका जो टारगेट था वो था कि आने वाले 40 साल के अंदर, उनका 40 साल का जो आने वाला करियर है उसके अंदर वो 100 किताबें लिखें। कितनी किताबें लिखें? लगभग मोर देन 100 बुक्स वो लिखना चाहते थे। Perhaps the best known of all his books is Around the World in 80 Days. उनकी जो बेस्ट किताब लिखी गई है, जो सबसे ज़्यादा फेमस किताब है, वो है Around the World in 80 Days. It first appeared as a serial in a Paris newspaper. Its hero has made a bet that he could circle the globe in 80 days and his progress aroused great interest. अब ये जो किताब है इसको सबसे पहले एक सीरियल के रूप में छापा गया
पेरिस के एक न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें इसका जो हीरो था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का जो हीरो था, वो शर्त लगाता है कि वो इस ग्लोब का एक चक्कर लगा के आएगा 80 दिन के अंदर, और किस तरीके से वो प्रोग्रेस करता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, तो उसकी प्रोग्रेस जो है बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट करती है पढ़ने वालों के लिए। इन एवरी कंट्री ऑफ यूरोप पीपल मेड बेट्स ऑन वेदर द इमेजिनरी मिस्टर फॉग वुड अराइव इन लंदन इन टाइम टू विन हिज बेट. One kept the popular interest alive. His hero rescued a widow from death and fell in love with her. He was attacked by Indians while crossing the American plains. Arriving in New York, he saw the ship that was to take him to England disappearing over the horizon without him. तो यहाँ पर कुछ घटनाएं इन्होंने इतनी सुंदर तरीके से उनको जोड़ कर रखा कि देखने वाले, पढ़ने वाले जो लोग थे वो उसमें खोकर रह गए। अब हर एक व्यक्ति जो कि यूरोप में रहने वाला था वो शर्त लगाने लगा कि मिस्टर फॉग जो कि इमेजिनरी कैरेक्टर था, जो हीरो था, क्या वो समय पे लंदन पहुंच पाएगा ताकि वो अपनी बेट को जीत पाए, अपनी शर्त को जीत पाए, यानी कि ग्लोब के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर। इवन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया गया कि इसका जो हीरो था इस किताब का, उसने एक विडो वुमन को रेस्क्यू किया डेथ से, जब वो काफ़ी मुश्किल में थी, जब वो मरने की कगार पे थी, तो उसको बचाया मौत से और उससे उसको प्यार हो गया। इवन जब वो अमेरिका से गुजर रहा था, अमेरिकन प्लेन्स में से, तब वहाँ पर रहने वाले इंडियंस थे, जो थे अमेरिकन इंडियंस, उन्होंने भी उस पर अटैक किया। जब वो न्यूयॉर्क पहुँचा तो उसने देखा कि जिस शिप से वो इंग्लैंड जाने वाला था वो शिप गायब हो गई है, वो शिप वहाँ पर नहीं है और वो चली गई है, वो शिप छूट गई है उससे बिना उसको लिए, यानी कि वो वहीं पर रहेगा न्यूयॉर्क में, लेकिन शिप जा चुकी है। तो कितना ज़्यादा मतलब उसमें एक क्रिएट किया गया है इंटरेस्ट। ऑल द बिग स्टीम शिप companies offered Verne large sums of money if he would put fog on one of their ships. The author refused. Instead, he had Fogg charter a ship. As the world held its breath, Fogg reached London with only minutes to spare. बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने वर्न को बहुत सारा पैसा ऑफ़र किया कि वो फॉग जो है, यानी कि जो कैरेक्टर है, उसको उनकी शिप पे लंदन तक पहुंचा देंगे, यानी कि उनकी शिप की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से। इसकी बजाय उन्होंने फॉग चार्टर शिप, यानी कि उन्होंने एक शिप जो है वो भाड़े पे ली और उसमें इस जो घटना को पूरा किया। और जब वो शिप लंदन पहुंचने वाली थी तो सब लोग जो थे वो अपनी सांसें रोक कर बैठे थे कि क्या वो शिप जो है, फॉग जो है, वो लंदन समय पे पहुंच पाएगा या नहीं। और लगभग विद ओनली मिनट्स टू स्पेयर, कुछ ही समय बचा था कि वहाँ पर फॉग पहुँच गया, यानी कि कैरेक्टर जो था मेन वो वहाँ पहुँच गया। मैनी ऑफ वर्न्स अदर बुक्स वर सेट इन द फ्यूचर। वर्न की बहुत सारी किताबें जो थी वो भी फ्यूचर में सेट थी, यानी कि फ्यूचर के ऊपर थी। इन दीज स्टोरीज पीपल मेड सिंथेटिक डायमंड्स, उस समय सिंथेटिक डायमंड्स बनाए जाते थे, एंड डेवलप्ड अ कन्वर्टिबल ऑटोमोबाइल शिप हेलीकॉप्टर प्लेन। तो उस समय एक कन्वर्टिबल, यानी कि जो दूसरी चीज़ों में क्विकली बदल, जैसे आप देखते हैं ना, आज भी बहुत सारे ऐसे कार्टून्स आते हैं जिसमें एक ही जो कार रहती है, वो जैसे ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज़ में आपने देखा होगा कैसे वो कार भी बन जाते हैं, फिर वो अलग अलग शेप्स भी ले लेते हैं, वैसे ही कन्वर्टिबल ऑटोमोबाइल शिप हेलीकॉप्टर प्लेन बनाया उन्होंने। दे रिसीव न्यूज़, फ्लैश्ड ऑन टेलीविजन, वर्कड इन जाइंट स्काई स्क्रैपर्स एंड रोड टू वर्क ऑन हाईवेज मच लाइक द वंस वी राइड टुडे। तो उन्होंने ये सब चीज़ें जो कि आज हम देखते हैं, वो सब चीज़ें टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ चलाना, इवन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, इमारतें हैं, उनके ऊपर काम करना, और इवन हाईवेज़ के ऊपर दौड़ना, काम करना, वो सब चीज़ें उन्होंने पुराने समय में ही सब दर्शा दिया था अपनी किताबों के अंदर, जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तब। इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट द बुक्स वर रिटन नियरली 100 ईयर्स अगो। तो ये सब किताबें जो लिखी गई हैं ये 100 साल पहले लिखी गई हैं, लेकिन ये जो सब चीज़ें आज हमारे सामने आ रही हैं ये 100 साल के बाद आई हैं। लेकिन जूल्स जो थे वो किस तरह के इमेजिनरी राइटर थे कि उनकी इमेजिनेशन जो थी वो ऐसी थी कि आज वो सब हकीकत होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। Jules Verne's last years were not happy ones. He lived such an isolated life that many gossips said there was no such person as Jules Verne. अब जूल्स की जो अंतिम दिन थे वो इतने अच्छे नहीं थे, वो उस समय बहुत खुश नहीं थे, और वो एक आइसोलेटेड, एक अकेला एकांतवास में जीवन बिता रहे थे, और बहुत लोग उनका गॉसिप करते हैं, मतलब उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। कौन सा व्यक्ति? जूल्स वर्न नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, लोग ऐसा भी कहते हैं। What was worse, the thinkers of the time began to sneer at him and his ideas. His last novel, filled with fear for the world's future, reflect his unhappiness. तो
इससे बुरा क्या हो सकता है कि जो थिंकर्स हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं, दुनिया के जो समझदार लोग हैं, लर्निड मैन हैं, वो इसके ऊपर हंसें, इनका मजाक उड़ाएं, ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाएं जो कि अपनी इमेजिनेशंस के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचा चुका है। तो इनका जो लास्ट नॉवल था वो दुनिया के लिए, एक वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए एक डर का माहौल पैदा करता हुआ दिखाया गया। यानी कि इनके लास्ट नॉवल के अंदर वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाया गया है। वो इतना ज़्यादा, जैसे इन्होंने अपनी पुरानी नॉवेल्स के अंदर, पिछली नॉवेल्स के अंदर जैसे एक आइडिया को मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नई नई इमेजिनेशंस को इन्होंने फॉरवर्ड किया था हमारे, वो सब चीज़ें इन्होंने ना करके लास्ट अपनी जो नॉवल लिखी थी उसमें एक डर का माहौल दर्शाया था। तो ये उनके अनहैप्पीनेस को, उनकी एक खुश ना होने को दर्शाता है। नियरली ब्लाइंड एंड इल वन डाइड इन 1905। ये लगभग ब्लाइंड हो चुके थे, इनकी देखने की शक्ति लगभग जा चुकी थी और बहुत बीमार थे ये, और लगभग 1905 में ही इनकी मौत हो गई। द वर्ल्ड मॉर्न्ड हिम, वन न्यूज़पेपर रोट। पूरी दुनिया ने इनको श्रद्धांजलि दी और एक न्यूज़पेपर में भी लिखा गया, द ओल्ड स्टोरी टेलर इज़ डेड, इट इज़ लाइक द पासिंग ऑफ सेंटा क्लॉज। एक न्यूज़पेपर ने तो अपनी हेडलाइंस में ये भी दे दिया कि एक ओल्ड स्टोरी टेलर जो है, ये एक ओल्ड स्टोरी टेलर की मौत हो गई है। और इसको कंपेयर किया उन्होंने पासिंग ऑफ द सेंटा क्लॉज, कि सेंटा क्लॉज जिस प्रकार से हमारे बीच में ना रहे उसी प्रकार से इसको दर्शाया उन्होंने। जूल्स वर्न हैड लिव्ड to see many of his fancies come true, but this had not surprised him, for he had once said, what one man can imagine another man can do। अब जूल्स जो थे उन्होंने अपनी बहुत सारी इमेजिनेशंस को, बहुत सारी जो फैंटेसीज़ जो इनकी थी, जो चीज़ें इन्होंने इमेजिन की थी, उन इमेजिनेशंस को इन्होंने सही होते, सच होते देखा, लेकिन इससे वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं थे। ही वॉज नॉट सरप्राइज, बिकॉज उन्होंने कहा था कि व्हाट वन मैन कैन इमेजिन, जो एक व्यक्ति इमेजिन कर सकता है दूसरा आदमी उसको कर भी सकता है। यानी कि जो हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम साकार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जूल्स वर्न थे, किस प्रकार से उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन के बल पे अपने रीडर्स को अपने एक दुनिया की सैर करवाई और जगह जगह पर वो उन जगहों पर ले गए जो जगहें तब इन्वेंट भी नहीं हुई थी। लेकिन किसे पता था कि जो वो आज इमेजिन कर रहे हैं वो कल हकीकत बनने वाला था। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।